हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। क्लास 11th का चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, जिसका आज हम लोग 9th वीडियो यहाँ पर जो है देखेंगे। 9th लेक्चर है आज अपना, और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट एनेलिडा। इस वीडियो को देखने से पहले इसको, जैसा मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि सीक्वेंस में देखो सारे के सारे वीडियोस, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से बेहतर से समझ में आए। ये क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे हर फाइलम में, हम इसे बार बार देखते हैं। देखो जो टोटल फाइलम्स हैं उसमें हमने शुरुआत की थी कि एनिमल्स को हमने दो लेवल पे रखा है, एक सेल्यूलर लेवल और सेकंड उसका हायर लेवल, यानी टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। पॉरीफेरा जो सबसे पहला फाइलम है एनिमल किंगडम का, वो केवल सेल्यूलर लेवल पे है। इसमें जो है आपको टिश्यूज़ देखने को नहीं मिलते, तो ये चीज़ तो आप यहीं पे क्लियर कर लो। फिर बात करते हैं हम जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले, उनको हमने फिर क्लासीफाई किया उनके सिमेट्री के बेस पे, रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री, जो हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रेडियल सिमेट्री में हमने केवल दो फाइलम पढ़ने थे, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, जो हमने पढ़े। इन दोनों फाइलम में एक चीज़ और कॉमन है कि ये दोनों ही टिश्यू लेवल पे हैं, मतलब इनमें टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे लेकिन इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते। फिर बायलेटरल सिमेट्री को सिलोम के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था, एक वो जिनमें सिलोम नहीं होते, एक वो जिनमें एक फॉल्स सिलोम है और एक वो जिनमें ट्रू सिलोम है। तो जिनमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता वो एकमात्र फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस, जो कि है फ्लैटवर्म्स। तो ये सीधी सीधी चीज़ें आपको याद करनी है। प्लेटीहेल्मिन्थिस में सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। सुडोसिलोमेट्स जिनमें एक फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, उनके एग्जाम्पल से राउंडवर्म्स यानी कि एस्केल्मिन्थिस, जिसकी भी हमने स्टडी कर ली। तो ये भी आप डायरेक्ट याद करना है आपको कि एस्केल्मिन्थिस में सिलोम फॉल्स होता है, प्लेटीहेल्मिन्थिस में सिलोम नहीं होता। फिर एंड में बचे सिलोमेट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। तो अब से आज से हम जितने भी फाइलम पढ़ेंगे, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्का, इकानोडर्म, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सब में सिलोम प्रेजेंट होगा। तो अब बार बार हम अलग से नहीं आपको डिस्क्राइब करेंगे कि किस में सिलोम है, किस में सिलोम प्रेजेंट नहीं है और किस में फॉल्स सिलोम है। सीधा सीधा आपको याद करना है, ताकि आपको फाइलम टू फाइलम ये सब चीज़ें याद नहीं करनी पड़े। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप सब देख रहे हो यहाँ पे, इन सब में ये चीज़ें अब आप कॉमन लिखोगे क्या, कि ट्रू सिलोम होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये सारे के सारे, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है। ये सारे के सारे में ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, इन सब में बायलेटरल सिमेट्री है। तो ठीक है, तो बार बार चीज़ें हमें अलग से याद नहीं करनी, तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लो। चलिए शुरू करते हैं एनालिट्स। जनरल अगर कैरेक्टर्स की हम बात करें, तो अगर हैबिटेट्स की बात करें तो ये करीब करीब आपको सब तरह के हैबिटेट्स में दिखने को मिल जाएंगे। ये एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक में ये मराइन में भी आपको मिलेंगे, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। एनालिट्स आप हमेशा याद कर लो कि एनालिट्स का जब भी नाम आएगा, आप सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा याद करोगे, अर्थवर्म, क्योंकि अर्थवर्म आपके जो 3 एनिमल्स हैं, लोअर एनिमल्स जो आपको पढ़ने हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग। तो अर्थवर्म आपको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ना है। तो अर्थवर्म के जो कैरेक्टर्स याद करोगे तो अपने आप आपको एनालिट्स याद हो जाएंगे। उसके अलावा एनालिट्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग जो किसी होस्ट पे डिपेंड नहीं करते, और पैरासाइट्स जो किसी होस्ट के अंदर सर्वाइव करते हैं। बस आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि एनालिट्स में भी कुछ एनालिट्स ऐसे हैं जो पैरासिटिक होते हैं, बिकॉज जनरली हमें ये चीज़ याद नहीं रहती है ना। प्लेटीहेल्मिन्थिस, राउंडवर्म्स जो हैं उनमें तो हमें एग्जांपल्स के साथ याद है कि पैरासाइट्स कौन से हैं। एनालिट्स में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फिर उसके अलावा अब जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा एनालिट से। तो अब तो जितने फाइलम से सब में आप ये सब चीज़ें कॉमन रहेगी। ऑर्गन सिस्टम लेवल रहेगा, बायलेटरल सिमेट्री रहेगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेंगे और सिलोमेट्स रहेंगे। और एनालिट्स में एक खास बात है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। आप क्या करो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के मैंने आपको अलग से एग्जांपल्स याद करवा लिए, वो आपने लिखे हुए हैं, ठीक है, जो हमने पहले चैप्टर्स में डिस्कस किए थे। अब तो आप जो ओपन के एग्जांपल्स हैं वो अलग से याद करके बाकी सब में आप क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम लिख देना। क्लोज्ड आपको अलग से याद नहीं करना है, केवल आप ओपन के ही एग्जाम्पल्स याद करें। इसका एक निमोनिक भी मैंने आपको बताया था, तो आप वो निमोनिक से ओपन के एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग मेटामरिज्म की बात करते हैं। मेटामरिज्म को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शायद 3rd वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी। मेटामरिज्म का मतलब होता है कि जब कोई एनिमल बाहर से और अंदर से सेगमेंटेड हो, यानी इनमें बहुत सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट हो। अब आप अगर अर्थवर्म को बाहर से देखोगे तो बाहर से आपको ऐसा क्लियर अलग अलग सेगमेंट्स दिख रहे हैं। आप देखो ये यहाँ पे
ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं, क्लियर दिख रहा है ये। तो ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स या एक्सटर्नल डिविजन्स हैं। और अगर आप इनको इंटरनल देखोगे तो अंदर से भी अगर आप देखोगे तो इनमें ये सेप्टा प्रेजेंट है। इनको सेप्टा कहते हैं, जो डिवाइडिंग वॉल्स होती है सेगमेंट्स को, इनको सेप्टा कहते हैं। तो इस फीचर को कहा जाता है मेटामरिज्म। ये बाहर से आपको सेगमेंट दिख रहा होगा, मतलब ये जो बाहर से आपको इस तरह से दिखता है वो अंदर से पूरा का पूरा डिवाइडेड रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटामरिज्म। और मेटामरिज्म में कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं हर सेगमेंट के अंदर। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटामरिज्म। अब बेसिकली कि इन एनिमल्स को जब आप एक्सटर्नली देखते हो तो इन एनिमल्स के ऊपर आपको इस तरह की रिंग्स दिख रही है। देखो आप, ये इस तरह की रिंग्स दिखाई दे रही है। इन रिंग्स के लिए एक वर्ड यूज़ होता है एन्यूलाई। ये वर्ड याद रखना, आपको हर का बायोलॉजी में बहुत बार यूज़ करते हैं एन्यूलाई वर्ड। एन्यूलाई का मतलब क्या होता है, रिंग्स। एन्यूलाई मीन्स रिंग्स। इसीलिए इसी एन्यूलाई से हमने फाइलम का नाम रखा है एनेलिडा, यानी ऐसे वो फाइलम जिसके ऑर्गेनिज्म में एन्यूल्स प्रेजेंट हो उनको आप एनेलिडा कहते हो। तो एन्यूलस का मतलब होती है लिटिल रिंग। बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामेयर्स। इन सेगमेंट्स को ही नाम दिया गया है मेटामेयर्स। प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मेटामरिज्म, और सेगमेंट्स को हम कहते हैं मेटामेयर्स। तो बिकॉज सेगमेंट्स या मेटामेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए इस प्रॉपर्टी को मेटामरिज्म कहा गया। बॉडी को एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड किया गया है इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। मतलब एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो बार बार हर सेगमेंट में रिपीट हो रहे। आप अर्थफॉर्म जब पढ़ोगे डिटेल में तब आप देखना किस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है कि ये कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो हैं हर सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, रिपीट होते रहते हैं। इस फेनोमेनन को मेटामरिज्म कहते हैं और इस सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामरिक सेगमेंटेशन। तो तीन चीज़ें यहाँ पे टर्म्स आ गए अपने सामने, क्या क्या। सबसे पहले मेटामेयर। तो मेटामेयर तो हम किसको कहते हैं, उस सेगमेंट को। सेकंड है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म इस फेनोमेनन को कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं। और मेटामरिक सेगमेंटेशन, ये जो सेगमेंटेशन हुआ है, ये जो डिविजन्स हैं उनको मेटामरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो ये था ऑल अबाउट मेटामरिज्म और क्यों हमने इसका नाम एनेलिडा रखा। आगे बात करते हैं। तो जो एनेलिड्स होते हैं, इनके एनेलिड्स की बॉडी वॉल में कुछ दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और एक होती है सर्कुलर मसल्स। इनका मतलब आप कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे ये बॉडी है तो जो मसल्स बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ साथ पैरेलल चलेगी। ये देखो आप, ये बॉडी है तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रहेगी वो इस तरह से रहेगी, ये बिल्कुल बॉडी के बॉडी वॉल में इस तरह से बॉडी वॉल की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ पैरेलल चलेगी, वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहलाती है। और वो मसल्स जो बॉडी में सर्कुलर रहेगी, यानी जैसे ये बॉडी है और ये इस तरह की मसल्स, इनको हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स। ये ऐसे, ये देखो यहाँ पे आप, ये सर्कुलर मसल्स दिख रही हैं आपको और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। तो इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है एनेलिड्स लोकोमोशन करते हैं, यानी अपनी प्लेस चेंज करते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज मसल्स। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं उन स्ट्रक्चर्स के बारे में जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये आपका एनसीईआरटी का पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर यहाँ नहीं दे रखा, ये दे रखा है अर्थफॉर्म में। तो इस पिक्चर में यहाँ पे इन्होंने बहुत जगह पे नेफ्रीडिया का नाम लिया हुआ है। नेफ्रीडिया, 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 नेफ्रीडिया। इनफैक्ट नेफ्रीडिया के टाइप्स भी है, जैसे देखो सेप्टल नेफ्रीडिया, सेप्टा के अकॉर्डिंग। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो इंटेग्यूमेंट्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिटेल में अर्थफॉर्म में पढ़ेंगे हम लोग। और फेरिंजियल नेफ्रीडिया। तो आप देखो किस तरह से मेटामेयर्स में रिपीट हो रहे हैं नेफ्रीडिया, इसलिए जो है इसको मेटामरिज्म कहा गया। तो ये आपको याद रखना है, नेफ्रीडिया जो है एनेलिड्स में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है, यानी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है इन्हीं नेफ्रीडिया के थ्रू बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं न्यूरल सिस्टम की। यहाँ से आप इम्पॉर्टेंट मार्क करना शुरू करो, क्योंकि न्यूरल सिस्टम वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपने इन फाइलम्स के आगे की तरफ। देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जितने भी कॉर्डेट्स हैं, जितने भी जो आप कॉर्डेटा फाइलम पढ़ोगे, उन एनिमल्स को आप कहोगे कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा फाइलम के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनको आप कहते हो नॉन कॉर्डेट्स। इसमें सब आ जाएगा आपका एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, मॉलस्क, इकाइनोडर्म्स, ये सब नॉन कॉर्डेट्स में आ गए और एक फाइलम हो गया कॉर्डेट्स।
इनमें आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस याद करने हैं, जिसमें से एक डिफरेंस जो है नर्व कॉर्ड में रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। आपको कॉर्डेट्स में लिखा हुआ मिलेगा सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। और नॉन कॉर्डेट्स में, वापस बता रहा हूँ, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क्स, इकाइनोडर्म, सब जितने भी हम लोग फाइला पढ़ेंगे उन सब में आप जब न्यूरल सिस्टम की बात आएगी तो आप एक ही बात कहोगे कि पहली डबल, ठीक है। उसके अलावा वेंट्रल बिल्कुल अपोजिट कर देना है जो आपने कॉर्डेट में लिखा है, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ डॉर्सल साइड तो यहाँ वेंट्रल साइड, यहाँ हॉलो लिखा है तो यहाँ पर सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो इसको ऐसे ही आपने याद करना है। क्लियर। नॉन कॉर्डेट्स में हर जगह पे आप क्या लिखोगे, डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, और कॉर्डेट्स में लिखोगे सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब सवाल आता है कि सर इसको याद कैसे करें, है ना, समझ तो गए, याद कैसे करें। तो इसको आप याद करो अपने हिसाब से। देखो कैसे, आप किस में को बिलोंग करते हो, ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग करते हैं कॉर्डेट्स को। तो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड कौन सी, स्पाइनल कॉर्ड। ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लो आप, ह्यूमन बीइंग्स, आप अपने आप को याद करो, आप में जो स्पाइनल कॉर्ड है वही नर्व कॉर्ड है, ठीक है। अब आपकी स्पाइनल कॉर्ड सिंगल है या डबल, तो आपको खुद का याद है, स्पाइनल कॉर्ड तो एक ही होती है अपने में, सिंगल। लोकेशन देखो आपकी स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है, तो ऑब्वियसली डॉर्सल साइड है, अपने तो पीछे की तरफ है ना वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो डॉर्सल साइड है। और हॉलो, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हॉलो रहती है। क्यों रहती है हॉलो, बिकॉज आपको याद होगा कि स्पाइनल कॉर्ड के बीच में सेंटर में, जैसे अभी ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, इसको ऐसे समझो स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट होती है। अगर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में आके इसका नाम बता सके कैविटी का, कि इस कैविटी का नाम क्या है, ये कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, CSF, इसलिए इसको हॉलो कहा जाता है। क्लियर। कैसे याद करोगे आप, कॉर्डेट्स ह्यूमन बींग्स को याद करो। ह्यूमन बींग्स में स्पाइनल कॉर्ड सिंगल है पीछे की तरफ, डॉर्सल साइड में है, और हॉलो है क्योंकि CSF के लिए वहाँ पे बीच में कैविटी है। याद हो गया। तो कॉर्डेट्स का है करेक्टर। जो इसका बिल्कुल अपोजिट करोगे तो नॉन कॉर्डेट्स। हर फाइलम में जाके अलग अलग नर्वस सिस्टम याद नहीं करना, बस अब बाद से आपको यही फॉलो करना है। मैं आपको हर फाइलम में यही चीज़ बार बार एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा। सिंगल डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सिंगल का डबल, डॉर्सल का वेंट्रल और हॉलो का सॉलिड। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, और अब मुझे लगता है आपको ये याद भी हो जाएगा। तो एनालिट्स में क्या कह रहे हैं, एनालिट्स में कह रहे हैं कि डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और बहुत सारे गैंग्लिया प्रेजेंट हैं। गैंग्लिया मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, न्यूरल सिस्टम में, कि गैंग्लिया क्या होते हैं। गैंग्लिया इज कलेक्शन ऑफ साइटॉन्स, बहुत सारे साइटॉन्स मिल के जो है कलेक्शन, उस ग्रुप को गैंग्लिया कहा जाता है इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर। तो ये गैंग्लिया कहलाता है। तो बहुत सारे गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से जुड़े होते हैं बाय लेटरल नर्व्स। तो अभी इस पिक्चर में देखो, आपको ये जो ग्रीन कलर की दिखा रखी है ये है नर्व कॉर्ड, और इस नर्व कॉर्ड से निकल रहे हैं बहुत सारी नर्व्स, है ना। इन नर्व्स को अलग अलग नाम दिया गया है, हम सब नाम में नहीं जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है यार, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, वही तो सिस्टम है। स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलती है, स्पाइनल नर्व्स निकलती है बहुत सारी। यहाँ पे भी तो यही कह रहे हैं कि एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है और उस नर्व कॉर्ड से बहुत सारी नर्व्स जो है इमर्ज हो रही है, ठीक है, और ये नर्व्स आगे जाके गैंग्लिया से जो है कनेक्ट होती है। तो सेम सिस्टम है बस, ठीक है। यहाँ पे बहुत सिंपल सिस्टम है और हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं एक्वोटिक एनालिट्स के बारे में। देखो एक्वोटिक एनालिट्स जैसे कि नीरीज, केवल एक एग्जाम्पल दिया है एक्वोटिक एनालिट्स का आपके कोर्स में, और वो है नीरीज। तो अच्छे से याद कर लो। एक्वोटिक एनालिट्स को ज़रूरत पड़ेगी स्विम करने की, है ना, क्योंकि एक्वोटिक है तो एक्वोटिक है, स्विम करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको स्विमिंग के लिए कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं जिनको कहा जाता है पैरापोडिया। और ये पैरापोडिया लेटरल साइड में, लेटरल मतलब बॉडी के साइड में प्रेजेंट है। जैसे ये इनका बॉडी है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, ये सारे पैरापोडिया है, बॉडी के साइड में प्रेजेंट है। देखो डॉर्सल नहीं है, वेंट्रल नहीं है, कैसे है, लेटरल। डॉर्सल सरफेस कौन सा हो जाता है, ऊपर वाला सरफेस, ये डॉर्सल सरफेस, वेंट्रल नीचे वाला सरफेस, और ये प्रेजेंट कहाँ है, लेटरल सरफेस पे, साइड में। तो लेटरल सरफेस पे कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट है जिन्हें कहा जाता है पैरापोडिया, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। ये सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, और ऑब्वियस सी बात है स्विमिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि एक्वोटिक एनालिट्स में प्रेजेंट होंगे। और एग्जाम्पल क्या है, नीरीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब ये पिक्चर देखो आपके सामने, ये एक अर्थवॉर्म का पिक्चर, अगेन एनसीईआरटी का फिगर है अर्थवॉर्म में। और इस पिक्चर में मैंने एक ही अर्थवॉर्म में देखो ओवरी भी प्रेजेंट है, और एक ही अर्थवॉर्म में आपको टेस्टिस भी मिलेंगे। इसका मतलब ये कैसे एनिमल्स हैं, ये है हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, यानी कि मोनोशियस। क्लियर, इनको क्या कहते हैं हम, मोनोशियस एनिमल्स। तो अर्थवॉर्म और लीच मोनोशियस है, निरीज कैसा है, डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होगा कि मेल बॉडी अलग होगा, यानी मेल निरीज अलग होगा और फीमेल बॉडी अलग होती है। मोनोशियस में एक सिंगल बॉडी में, मोनो मतलब क्या हो गया 1, डाई मतलब 2, तो जब दो अलग अलग बॉडीज होगी मेल और फीमेल तो डायोशियस, और एक सिंगल बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, यानी हर्माफ्रोडाइट है, तो मोनोशियस, जैसे कि अर्थवॉर्म और लीच। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो, केवल इन एग्जाम्पल्स को अगर याद करना हो कि कौन डायोशियस कौन मोनोशियस है, तो देखो निरीज क्या है, एक्वाटिक। तो एक्वाटिक एनालीड, तो इन्होंने अलग से आपको दो चीज़ें याद करनी पड़ेगी कि एक तो डायोशियस है और एक पैरापोडिया इनके पास में, और जो ये बच गए अर्थवॉर्म और लीच, ये दोनों मोनोशियस रहेगा। और अर्थवॉर्म तो आप वैसे भी डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ अपने आप याद हो जानी है। और एनालिड्स में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। अब आप देखो इसके आगे फाइला में आपको हार्डली कहीं पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल लोअर एनिमल्स में था, अब आपको कहीं पे भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें अगेन कॉमन हो जाएगी कि सब जगह पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखेगा। डिफरेंस क्या आएगा कि या तो डायोशियस होंगे या फिर मोनोशियस होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये पिक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और कैसे पहचानोगे आप, ये देखो आप, ये एनसीईआरटी का पिक्चर है। एनसीईआरटी ने ये साइड में स्ट्रक्चर्स जो बना रखे हैं लेटरल साइड में, ये सब क्या है, पैरापोडिया। तो इन पैरापोडिया को देखकर ही आप बता दोगे कि ये एक एक्वाटिक एनालिड निरीज है। ठीक है, तो ये पैरापोडिया से आप इनको पहचान लेना। और एग्जाम्पल्स देखें तो ये है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच, ये बेसिकली एक लीच है जो इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स में भी जब ये आपकी स्किन पे लग जाती है ना, तो ये आपके खून चूस लेती है। क्यों, क्योंकि इनके पास में यहाँ से एक और चीज़ जो सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट करता हूँ मैं इसको, इनके पास में एक एंटीकोएगुलेंट होता है हिरुडिन। देखो बेसिकली क्या है कि जब ये आपके स्किन पे लगेगी तो ये जब ये खून चूसना शुरू करती है, तो अब देखो जैसे ही ब्लड आपकी बॉडी से बाहर आएगा वो तो क्लॉट हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, हिरुडिन नाम का एंटीकोएगुलेंट पहले आपकी बॉडी में रिलीज़ करेंगे, उसके बाद में ब्लड सकिंग शुरू करेंगे ताकि ब्लड इजीली सक कर सके, नहीं तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। इसलिए इनके पास में नेचुरल एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन प्रेजेंट रहता है, और यही इसलिए इनका नाम मैच करा है। हिरुडिनेरिया से मिलने वाला एंटीकोएगुलेंट हिरुडिन, तो ये ब्लड सकिंग लीच है। कैसे याद करोगे, अगेन देखो आपको हिरुडिन याद होगा ही होगा। हिरुडिन याद है तो हिरुडिनेरिया नाम से आपको समझ जाएगा कि अच्छा ये ब्लड सकिंग लीच है, क्योंकि इसमें एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो इसका अर्थवॉर्म है ही, जिसको हम लोग डिटेल में जो है बाद में स्टडी करेंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, निरीज, फेरेटिमा यानी अर्थवॉर्म और हिरुडिनेरिया। बस यही एग्जाम्पल्स बहुत है एनालिड्स के लिए। फिर भी अगर आपको किसी तरह के डाउट हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, माई मेल ID एंड माई इंस्टाग्राम ID। और अगर आपको हमारे साथ ऑनलाइन स्टडीज़ करनी हो तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।